नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स का प्रकाश चैप्टर। उसमें लेंस हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, काफ़ी चीज़ें उसमें देख लिए थे, सीख लिए थे। अब हमें लेंस से प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम होते हैं। जैसे दर्पण आपने पढ़ा था, तो दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम थे। ऐसे लेंस से भी जब प्रतिबिंब बनाओगे तो उसके कुछ नियम होते हैं, प्रकाश किरण कैसे जाएगी कैसे नहीं जाएगी, तो वो सब चीज़ें सीख लेते हैं, फिर प्रतिबिंब बनाते हैं। तो नियम में पहला नियम क्या कहता है? प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में मैंने पूरा दर्शाया था, है ना। प्रकाशिक केंद्र कहाँ होता है, एफ कहाँ होता है, 2F या C कहाँ होता है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो लेंस होता है ये मुख्य अक्ष होती है, तो यहाँ जो एक पॉइंट होता है इसी को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक, ऐसे ही जो अवतल लेंस जब लोगे आप, तो वहां पर भी मुख्य अक्ष के और लेंस के सेंटर में एक पॉइंट होगा जिसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इस प्रकाशिक केंद्र से कोई भी किरण गुजरेगी तो वो बिना विचलित हुए आगे निकल जाती है, उसमें कोई भी विचलन नहीं होता। जैसे कि अपवर्तन में आपने देखा था, वो या अभिलंब की तरफ झुक जाती है या अभिलंब से दूर झुक जाती थी। तो ऐसा कुछ अगर प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है तो नहीं होगा, है ना। प्रकाशिक केंद्र से कोई भी किरण जा रही है तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक, दूसरी चीज मुख्य अक्ष के, यही एक नया है इसमें, है ना। अच्छा, वहां पर दर्पण पे आपने कहां देखा था ऐसा कि अगर कोई प्रकाश किरण जा रही है तो बिना विचलित हुए जा रही है? ऐसा हुआ था वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जब प्रकाश किरण गई थी तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस आ गई थी, है ना। कोई भी वहां पर विचलन नहीं हुआ था। तो ऐसा ही सेम यहां पर भी। दूसरा नियम क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। ऐसा ही आपने दर्पण में भी कहा था कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएंगी। ऐसा आपने वहां पर भी देखा था। यहां पर भी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाएंगी अथवा जाती हुई प्रतीत होंगी। ठीक, तीसरा नियम क्या कहता है? जब कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। जब प्रकाश किरण फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी तब अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ऐसा आपने दर्पण में भी देखा था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, समांतर हो गया था, फोकस वाली बात हो रही थी, फोकस से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से जा रही थी? समांतर जा रही थी। ऐसे यहां पर भी है, यानी कि लेंस में भी दर्पण में भी सेम चीज है। क्या सेम चीज है? मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलेगी तो वो फोकस से जाएगी, और अगर किरण फोकस से चलेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। इस तरीके से ये तीन नियम हैं। अब आगे देखते हैं। चलिए, अब देखो, लेंस दो प्रकार के मैंने आपको बताए थे, एक तो उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। पहले उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना देखेंगे, फिर अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। ठीक, 6 कंडीशन है, एक एक करके देख लो, सब मैंने लिख दी हैं। सबसे पहली कंडीशन, जब वस्तु को अनंत पर रखो। मतलब अनंत मतलब पृथ्वी से बाहर ले जाने की जरूरत नहीं, अनंत मतलब बहुत दूरी पर रखी है। ठीक, इतना ज्यादा दूरी है कि लेंस, जैसे लेंस कितना बड़ा होता है? बहुत होता है, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से लेंस होता है। अब उसके मुकाबले पता चला प्रतिबिंब को आपने 100 मीटर दूरी पर रख दिया। लेंस है 5 सेंटीमीटर का, 100 मीटर दूरी पर प्रतिबिंब वस्तु को आपने रख दिया, तो वो दूरी अनंत मानी जाएगी। तो कंपैरिजन में बात चलती है। अनंत का मतलब ये नहीं होता सच में अनंत पर चला जाए, मंगल ग्रह पर चले गए, ऐसा नहीं। ठीक, अनंत पर रखी मतलब बहुत दूर रखी है। तो प्रतिबिंब कहां बनता है? दूसरी तरफ बनता है। देखो, हर जगह दूसरी तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ का मतलब क्या है? लेंस है, इस तरफ वस्तु आप रख रहे हो तो प्रतिबिंब इसके दूसरी तरफ इधर आपको मिल रहा है। बात समझ में आई? दूसरी तरफ प्रतिबिंब मिल रहा है, और कहां मिलेगा? फोकस पर मिलेगा।
जब आप अनंत पर रखोगे तो फोकस पर मिलेगा। ठीक, ऐसे दर्पण में भी आपने देखा था जब वस्तु को अनंत पर रखा जा रहा था तो प्रतिबिंब हमें फोकस पर मिल रहा था, यहाँ पर भी प्रतिबिंब हमें फोकस पर मिलेगा। बस यहाँ पर ध्यान देना कि दो फोकस होते हैं, एक लेंस के पहले मिलेगा, एक लेंस के बाद में फोकस मिलेगा। ठीक, तो किधर के फोकस पर? दूसरी तरफ के फोकस पर, जिधर आप वस्तु रखे हो उसके दूसरी तरफ के फोकस पर मिलेगा। विशेषता क्या है प्रतिबिंब की? प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है, इसलिए यम लेस 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 देन 1 होता है। ठीक, वस्तु से बहुत छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो आप अब दर्पण में बहुत सारी चीजें समझा चुका हूं, उल्टा सीधा क्या मतलब, अब बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, है ना। अब दूसरी कंडीशन, अनंत और C या 2f के बीच में। कल पिछले लेक्चर में मैंने जो लेंस बनाया था उसमें मैंने बताया था जो C होता है उसको 2f भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोकस दूरी का दुगना करो तो आप सेंटर पर आप पहुंच जाते हो। ठीक, वक्रता केंद्र पर आप पहुंच जाते हो, तो इसलिए C को 2f से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अक्सर आपको किताबों में 2f मिलेगा या C मिलेगा, है ना। तो दोनों मैंने लिख दिया है, दोनों एक ही चीजें हैं। अनंत और C या 2f के बीच में रखोगे तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा? तो बनेगा दूसरी तरफ, यानी लेंस के जिस तरफ वस्तु रखे उसके दूसरी तरफ, F और C यानी 2f के बीच में बनेगा। ऐसा ही दर्पण में भी है, दर्पण वाला भी याद कर लीजिए, ऐसा ही बना था। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, m इज लेस देन 1 हो जाएगा। तीसरी कंडीशन पर आते हैं। अब हमने, अच्छा अगर आप भूल रहे हो तो जरा सा याद दिला दूं, इस तरीके से था, ये f था, ये 2f, ये 2f या इसी को C कहते हैं, और बहुत दूर चले जाओगे तो ये अनंत हो जाएगा। ठीक, अब देखो पहले अनंत पर रखा, अनंत के बाद यहाँ पर रखा, उसके बाद यहाँ रखा जाएगा, उसके बाद यहाँ, यहाँ क्या मतलब अनंत पर, फिर अनंत और 2f के बीच, फिर 2f पर, फिर 2f और f के बीच, फिर f पर, इस तरीके से रखा जाएगा, फिर f और लेंस के बीच इस तरीके से रखा जाएगा। ये जो लिखा गया है क्या है वो समझाने के लिए। पहले अनंत पर रखा गया था मतलब बहुत दूर। दूसरी क्या कंडीशन थी? अनंत और C या 2f के बीच यहाँ पर रखा गया था। ये 2f है, ये अनंत है, इसके बीच में रखा गया था, है ना। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। चलो तीसरी कंडीशन देखते हैं। 2f और C के बीच में 2f या C पर रखा गया है तो कहाँ बनेगा? दूसरी तरफ बनेगा, लेंस के जिस तरफ वस्तु है उसके दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी चीज 2f और C पर ही बनेगा, दूसरी तरफ भी C होगा, वक्रता केंद्र होगा जिसे 2f कहते हैं, तो दूसरी तरफ के 2f या C पर बन जाएगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, तो m बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, दर्पण में भी ऐसा ही था, वक्रता केंद्र पर रखने पर जो प्रतिबिंब बनता था वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनता था, वस्तु के बराबर ही बनता था। तो ऐसा ही सेम टू सेम यहां पर भी है। चौथी कंडीशन 2f और 2f यानी C और f के बीच। अब देखो 2f या C और f के बीच ये वाली कंडीशन ली जा रही है, तो दूसरी तरफ यहां पर भी बनता है, जिधर वस्तु रखे उसके दूसरी साइड 2f या C जिसको कहते हैं, और अनंत इन दोनों के बीच, C और अनंत के बीच में बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। जब वस्तु से बड़ा बनेगा तो m बराबर मोर देन 1 आ जाएगा, एक से ज्यादा आ जाएगा। m क्या है? रेखीय आवर्धन है, पीछे बताया गया है, याद करो, है ना। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। जब प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी होने लगेगी तो वैल्यू जो आएगी वो एक से ज्यादा होने लगेगी। वो मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से। अब हम लोग आ गए हैं 5वें पॉइंट पर। 5वें पॉइंट में कह रहा है वस्तु को F पर रख दो, फोकस पर रख दो, है ना, फोकस पर रख दो। तब क्या होगा? दूसरी तरफ अभी भी बनेगा, मतलब लेंस के उस साइड बनेगा, और अनंत पर बनेगा, लेंस के दूसरी साइड के अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा ही दर्पण में भी था। क्या था दर्पण में? यही कि अगर फोकस पर वस्तु रख दो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनने लगता है। तो ऐसा यहां पर भी वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। जब बहुत बड़ा होगा तो m
मोर देन 1 होगा, यानी एक से बहुत ज्यादा होगा यम का मान। लास्ट पॉइंट है छठवां, यफ और लेंस के बीच में, यफ और लेंस ये है, इसके बीच में कहीं प्रतिबिंब रखो तब, सॉरी वस्तु रखो तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा उसकी बात हो रही है। नीचे दिख रहा होगा आपको, सबसे लास्ट पॉइंट है। तो कहां बनता है? वस्तु की तरफ ही बनता है। ये इकलौती ऐसी कंडीशन है जहां पर प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही बन रहा है। अभी तक दूसरी तरफ, यानी वस्तु रखे हो, यहां पर लेंस है, यहां वस्तु रखे हो तो प्रतिबिंब इसके दूसरी तरफ चला जा रहा था। अब ये लेंस है, यहां पर वस्तु रखे हो, प्रतिबिंब भी इसी तरफ बन रहा है, वस्तु की तरफ, जिधर वस्तु रख रहे हो उसी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है। यही एक इकलौती कंडीशन है। लेंस और अनंत के बीच में बनेगा, यानी लेंस और अनंत के बीच में कहीं पर भी बन सकता है। ठीक, चलो विशेषता क्या है प्रतिबिंब की? आभासी है, ये सीधा है, वस्तु से बड़ा है, यम इज मोर देन 1। एक चीज देखो, हर जगह वास्तविक बन रहा था, यहां आभासी बन रहा है, केवल एक कंडीशन ऐसी है। हर जगह उल्टा बन रहा था, यहां सीधा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां वस्तु को रखें, लेंस के सामने वस्तु को कहां रखें कि उसका आभासी प्रतिबिंब बने, तो ये आंसर आएगा। ये मतलब क्या? यफ और लेंस के, फोकस और लेंस के बीच में रखें। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वस्तु को कहां रखें कि, लेंस के सामने वस्तु को कहां रखें कि उसका सीधा प्रतिबिंब बने, तो यही आंसर आएगा। फोकस और लेंस के बीच में रखने पर ऐसा होता है। यह है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग देखते हैं अवतल लेंस की बात। चलो अब अवतल लेंस की बात करते हैं। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना बहुत इजी है, एक ही कंडीशन होती है। क्या होती है? वस्तु को कहीं पर रखो, यानी लेंस है, ये लेंस है, कहीं पर रखने का मतलब क्या है? पहली बात तो ये हुआ एफ, ये हुआ 2f या इसी को कहते हैं c। आप अनंत पर रखो, अनंत और 2f के बीच रखो, 2f पर रखो, 2f f के बीच रखो, f पर रखो, f और लेंस के बीच रखो। यानी ये जो 6 कंडीशन बन रही है इनमें से कहीं पर भी रखो, वस्तु की तरफ बनेगा प्रतिबिंब और लेंस और f के बीच बनेगा। वस्तु की तरफ यानी इधर ही बनेगा, ठीक। और क्या होगा? f और लेंस के बीच यानी इतनी दूर में ही बनेगा, यहां से लेके यहां तक कहीं मान लो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। आभासी इसी तरफ बन रहा है, आभासी है, वस्तु से सीधा है, सीधा ये बन रहा है, देख रहे हो, वस्तु से छोटा है, ठीक। यम इज लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन होती है अवतल लेंस की। बात समझ में आ गई? तो ये होता है। अब हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, ये प्रतिबिंब का बनना हुआ। अब ये तो हुआ कि अगर उसने बताया कि यहाँ पर रखे हैं, फोकस पर रखे हैं, या 2f पर रखे हैं, या 2f और f के बीच में रखे हैं, ऐसे इसने नॉर्मली पूछा तो आप बता दोगे कि हाँ यहाँ बनेगा। अब उसने सवाल के माध्यम से पूछा कि इतने सेंटीमीटर पर रखा है तो कहाँ बनेगा, तो उसके लिए जैसे दर्पण में एक फार्मूला था वैसे यहाँ पर भी एक फार्मूला है। वो क्या है? ये फार्मूला है। दर्पण में यही फार्मूला था, बस यहाँ बीच में प्लस था। दर्पण के लिए होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस के लिए ये निगेटिव हो जाता है, ठीक। f क्या है? वही जो वहां पर था, क्या? फोकस दूरी किसकी? लेंस की। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। कहां से कहां तक है? लेंस में दूरियां कहां से नापते हैं? पोल से नापते हैं, ठीक।
पोल कह लो या ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र कह लो, वहां से नापा जाता है। यू क्या है? यू के लिए मैंने बताया था क्या? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कहां से? वही याद करो, मान लो ये लेंस है ना, ये मुख्य अक्ष होगी, कहां से सारी दूरियां नापी जाएंगी? सेंटर से। ये क्या है सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र, उसमें रिप्रेजेंट करके मैंने बता दिया। ऐसे ही अवतल लेंस में भी, जबकि जब मिरर आप पढ़ रहे थे यानी दर्पण आप पढ़ रहे थे, तो ये था मुख्य अक्ष, कहां से नापी जा रही थी दूरियां? यहां से। ये क्या है? पोल था, पोल मीन्स ध्रुव था, है ना। तो इस तरीके से आपको याद होगा। तो यहां पर भी ऐसे नाप ली जाती है। अब इस पर बात आती है क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे दर्पण में क्वेश्चन आते थे वैसे यहां पर भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ अंतर नहीं है। वहां पर भी फोकस और वी और एफ को यू को सबको जो है चिन्ह के साथ रखते थे सवाल में। यहां पर भी सबको चिन्ह के साथ रखेंगे। चिन्ह कैसे लिया जाता है? वही नियम है। क्या नियम है? प्रकाश की दिशा में जो दूरियां ली जाएंगी वो धनात्मक, प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक। बात समझ में आई? यही नियम वहां पर भी था, यही नियम यहां पर भी है चिन्ह लेने का। तो ऐसे यहां पर भी होता है, सेम वही प्रोसेस है, वैसे क्वेश्चन भी आते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। सॉल्व कर ले जाओगे आप। एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मान लो उसने कहा कि एक लेंस है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। एफ बराबर, मान लो उसने एफ नहीं दिया, एफ निकालने के लिए बोला। उसने कहा कि v जो है और u जो है वो हम दे रहे हैं। क्या है v और u? u है वस्तु की दूरी। उसने कहा वस्तु को हम लोग रख रहे हैं -10 सेंटीमीटर पर। उसने कहा u को हम लोग रख रहे हैं -10 सेंटीमीटर पर। v यानी प्रतिबिंब, u मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु को रख रहे हैं -10 सेंटीमीटर पर। v जो हमें मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, यानी प्रतिबिंब हमें कहाँ मिल रहा है? +10 सेंटीमीटर पर। बात समझ में आई? अब इसको प्रतिबिंब बना के देखोगे तो समझ में आ जाएगा, सॉरी लेंस बना के देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये होगा f, यहाँ कहीं पे होगा 2f, इधर भी कहीं होगा f, इसके दुगने पर 2f। उसने कहा है कि हमने वस्तु को रखा है -10 पर, ठीक। तो मान लो -10 किधर आएगा? इधर कहीं, ठीक, इधर कहीं -10 आएगा। और उसने कहा कि +10 पर प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब प्लस किधर? इधर आएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि प्रकाश इस दिशा में चलेगा बाएं से दाएं, तो प्रकाश की दिशा में जो दूरी होगी वो धनात्मक होगी, विपरीत दिशा में ऋणात्मक। तो ऋणात्मक दूरी को हम लोग इधर बताएंगे, धनात्मक को इधर बताएंगे। बस समझ में आ गया। सवाल सॉल्व कर लो। 1/f बराबर 1/v - 1/u रख दो। v क्या है? +10 माइनस था यहां पर, ठीक। अब क्या है? u रखना है 1/u। u पहले से माइनस है, इस तरीके से रखोगे, समझ में आ रहा होगा साइन। आगे सॉल्व करोगे। 1/f बराबर 1/10। अब देखो यहाँ पहले से, यहाँ सूत्र में पहले से माइनस है, नीचे माइनस और है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, +1/10। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2/10। इसको उल्टा कर लो, 1/f बराबर, या फिर अभी ऐसे लिख लो। अब इसको उल्टा करो, f बराबर 10/ कितना? 2 बराबर प्लस का 5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आई? +5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। बस देखो, दर्पण और लेंस के सवाल में एक ही चीज होती है इंपॉर्टेंट, वो होता है चिन्ह या साइन, पॉजिटिव नेगेटिव। वो अगर ध्यान दे ले जाओगे तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ठीक। चलो
अब बात करते हैं लेंस की क्षमता। ये क्या है? देखो, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक, लेंस की फोकस दूरी जो है उसका व्युत्क्रम ले लो, उसी को लेंस की क्षमता कहा जाता है। कोई भी लेंस आप लेने जाओगे तो वहां पर दुकानदार आपसे पूछेगा कितने डायोप्टर का चाहिए, है ना, मतलब उसकी क्षमता पूछ रहा है। डायोप्टर उसकी क्षमता का मात्रक होता है। तो ये है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे मतलब लेंस की क्षमता को, ठीक, लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। क्षमता मीन्स पावर, है ना, वहां से P लिया गया है तो P से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f। क्यों? क्योंकि परिभाषा में कहा गया लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, तो फार्मूला इसका निकल के आता P बराबर 1/f, लेकिन शर्त एक है कि f जो है मीटर में होनी चाहिए। f जो फोकस दूरी आप रखोगे वो मीटर में रखोगे तभी ये फार्मूला लगेगा। तो जो फोकस दूरी लेंस की होती है वो जनरली मीटर में नहीं होती, कुछ सेंटीमीटर में होती है। तो ज़्यादातर केसेज में आपको सेंटीमीटर मिलेगा। तो अगर सेंटीमीटर में मिलेगा तो P बराबर 100/f फार्मूला लगेगा, यदि f सेंटीमीटर में है। मतलब f अगर सेंटीमीटर में दिया है तो ये फार्मूला लगा लेना, f अगर मीटर में दिया है तो ये फार्मूला लगा लेना। पावर निकल के आ जाएगी। किसकी पावर? लेंस की पावर निकल के आ जाएगी। अब दो चीजें और, यह एक अदिश और व्युत्पन्न राशि है। यह मतलब कौन? पावर ऑफ लेंस। लेंस की जो क्षमता है, लेंस की जो पावर है वो अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती है, ठीक, केवल परिमाण होता है। दूसरी चीज ये व्युत्पन्न राशि है। याद करो पहला लेक्चर, उसमें बताया गया है मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां केवल 7 हैं, उनके अलावा जो भी हैं सब व्युत्पन्न हैं। तो ये भी एक व्युत्पन्न राशि है। इसका मात्रक प्रति मीटर होता है अथवा डायोप्टर होता है। ये ज्यादा फेमस है या यही ज्यादा जाना जाता है, डायोप्टर, डी। ठीक, ऐसे फार्मूले के हिसाब से प्रति मीटर भी आता है, लेकिन ज्यादा क्या यूज किया जाता है? डायोप्टर यानी डी। दो इसके मात्रक हैं। ठीक, ये हुई लेंस की क्षमता की बात। अब और आगे चलते हैं। चलो एक चीज और जानते हैं, लेंस पहचानने की विधि। लेंस को कैसे पहचान सकते हो? तो पहली बात, एक सिंपल सा तरीका है, उसको स्पर्श करके, है ना। दो तरीके के लेंस होते हैं या बहुत सारे तरीके के लेंस होते हैं। कॉमनली दो आपको देखने को मिलते हैं, उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। तो इसको स्पर्श करके भी पहचाना जा सकता है। स्पर्श करोगे, अगर उभरा हुआ भाग लग रहा है तो उत्तल लेंस है, अगर दबा हुआ भाग लग रहा है तो अवतल लेंस है, इस तरीके से। या फिर प्रतिबिंब बना के, प्रतिबिंब द्वारा भी पहचाना जा सकता है। कैसे? भाई कहीं वस्तु रखो तो उसका प्रतिबिंब ढूंढो कहाँ बन रहा है, फिर डिस्टेंस देखो, फिर समझ में आएगा कि यहाँ प्रतिबिंब रखने पर, यहाँ वस्तु रखने पर यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तब वहां से समझा जाएगा कि ऐसा किस लेंस में होता है ना। तो उस तरीके से भी पहचाना जा सकता है। तो ये दो तरीके हैं लेंस को पहचानने की। आगे चलते हैं, लेंस का युग्म। ये क्या है? एक से अधिक लेंस को एक साथ रख दो, उसी को कहते हैं लेंस का युग्म। लेंस को संयुक्त करना। मान लो अभी तक एक ही लेंस था, अब ये लेंस है, इसी के साथ दूसरा लेंस रख दिया गया, इसी के साथ तीसरा लेंस इस प्रकार से रख दिया गया। तो ये हुआ लेंस का संयुग्म। मतलब एक से अधिक लेंस एक साथ रख दिए गए हैं तो एक युग्म बन गया है। अब ये जो एक साथ दो दो तीन तीन या कई भी लेंस रख के जो काम हो रहा है, जो प्रतिबिंब बनाया जा रहा है, तो ये जो लेंस बने हैं युग्म से, उनकी फोकस दूरी क्या वही रहेगी या बदल जाएगी? उनकी जो पावर है, क्षमता है, वो वही रहेगी, बदल जाएगी? तो बात आती है बदल जाती है। एक से अधिक लेंस एक साथ रख के अगर आप प्रतिबिंब बना रहे हो या उसको देख रहे हो तो फोकस दूरी में अंतर मिलेगा। कैसे निकालेंगे? तो जो संयुग्म लेंस मिलेगा आपको, संयुग्म या संयुक्त लेंस आपको मिलेगा, यानी ये तीन लेंस को एक जोड़े में रखने के बाद ओवरऑल जो लेंस बन रहा है उसकी फोकस दूरी कुछ बदल जाएगी। कितनी आएगी? उसके लिए फार्मूला है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 ... मतलब जितने हैं उतने का जोड़ दो।
ये f क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। ये f1 क्या है, मतलब पहला लेंस जो आपने लिया है, दूसरा लेंस, तीसरा लेंस, ऐसे ही मान लो 5 लेंस लिए हैं तो पांचों लेंस की फोकस दूरी है 1 अपान, यानी 1/1/1/1 करके सबको जोड़ दो तो जो दूरी निकल के आएगी वही फोकस दूरी संयुक्त लेंस या संयुग्म लेंस की होगी। पावर या लेंस की क्षमता, तो अगर एक से अधिक लेंस एक साथ आप रख रहे हो तो जो ओवरऑल लेंस बन रहा है, ओवरऑल मतलब जो संयुग्म लेंस बन रहा है या संयुक्त लेंस बन रहा है, उसकी फोकस दूरी उसका क्षमता क्या होगी, उसकी क्षमता इस तरीके से निकाली जाएगी, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। यानी अगर किसी की इसकी P1 है, इसकी P2 है, इसकी P3 है, तो तीनों का जोड़ने के बाद जो क्षमता आएगी वो संयुक्त लेंस की क्षमता आएगी। तो मतलब ये है सीधा सा कि अगर एक से अधिक लेंस को जोड़ दिया गया है तो उनकी फोकस दूरी इस फार्मूले से निकालेंगे, और अगर क्षमता पूछ रहा है तो क्षमता को सीधे सीधे जोड़ देंगे। मान लो एक की क्षमता 2 है, एक की 3, एक की 5 है, सबको जोड़ देंगे, 5 3 8 2 10, ओवरऑल क्षमता कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। लेकिन फोकस दूरी 1 अपान करके जोड़ के फिर इसको सॉल्व करके निकालेंगे। बात समझ में आ गई। ये हुई जब लेंस को संयुक्त किया जा रहा है उसकी बात। अब और आगे चलते हैं। उपयोग, चलो अब लेंस के उपयोग देखते हैं, जैसे वहां दर्पण के उपयोग देखे थे। अवतल लेंस के क्या उपयोग हैं? निकट दृष्टि दोष में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे अच्छा यूज इसका क्या है, निकट दृष्टि दोष जब हो जाता है। ये क्या होता है अभी आगे मिलेगा, आज के लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जब मानव नेत्र पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा। फिलहाल निकट दृष्टि दोष को सही करने में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। दूसरी चीज, अभिसारी किरण को जब अपसारी में बदलना होता है तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाना हो, कोई बहुत बड़ी वस्तु हो उसको छोटा करके देखना हो तो उसका प्रतिबिंब छोटा बने तो देखा जा सकता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनाने में इसका प्रयोग होता है। दूसरा है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के क्या उपयोग हैं? दूर दृष्टि दोष में निकट में अवतल का उपयोग होता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो दूर दृष्टि दोष जब होता है उसको सही करने में ये उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज, अपसारी किरण को अभिसारी में बदलने में, इसके जस्ट उल्टे है ना, इसके जस्ट उल्टे यहाँ पर अपसारी किरण को अभिसारी किरण में जब बदलना होता है तब भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ उपयोग है। ठीक, चलिए अब एक पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस पर प्रभाव, लेंस पर किन चीजों का प्रभाव पड़ता है? दो चीजें हैं। सबसे पहला देखते हैं अपवर्तनांक, फिर आगे एक और देखेंगे। अपवर्तनांक जो होता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, अपवर्तनांक मैंने वहाँ कांच का भी बताया था, वायु का बताया था, जल का बताया था, तो उसी चीज़ का जिक्र हो रहा है। वो जो अपवर्तनांक है उस पर लेंस या उसका जो है लेंस पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? देखो, यदि लेंस का अपवर्तनांक बाहर के माध्यम के अपवर्तनांक से अधिक है, यानी मान लो लेंस आपने रखा है, बाहर एक माध्यम है, कौन सा माध्यम है? नॉर्मली आप रूम में बैठे हो, लेंस लिए हो तो लेंस के बाहर वायु है, ठीक, दो माध्यम हुए, एक लेंस के अंदर एक लेंस के बाहर। तो यदि लेंस का अपवर्तनांक बाहर के माध्यम के अपवर्तनांक से अधिक है, तब क्या होगा? उत्तल लेंस उत्तल की तरह और अवतल लेंस अवतल की तरह व्यवहार करेगा। अगर ये कंडीशन है तो उत्तल लेंस उत्तल की तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस अवतल की तरह व्यवहार करेगा। आप कहोगे सर उत्तल लेंस है तो उत्तल की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, अवतल है तो अवतल की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। नहीं, अपवर्तनांक पर चीजें निर्भर करती हैं। दूसरा पॉइंट जरा देखो, अभी समझ में आ जाएगा। यदि लेंस का अपवर्तनांक बाहर के माध्यम के अपवर्तनांक से कम है, दूसरी कंडीशन कह रही है कि लेंस का जो लेंस आपने लिया है उसका अपवर्तनांक बाहर का जो माध्यम है उसके अपवर्तनांक से अगर कम हो जाए तो उत्तल लेंस अवतल की तरह
और अवतल लेंस उत्तल की तरह व्यवहार करेगा, यानी लेंस उलट जाएगा। आप लिए रहोगे उत्तल लेंस, व्यवहार करेगा अवतल की तरह। आप लिए रहोगे अवतल लेंस, व्यवहार करेगा उत्तल की तरह। तो मतलब एक लेंस लिए हो तो वो वैसा ही नहीं रहेगा, हमेशा डिपेंड करेगा कि माध्यम का अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक कैसा है। अगर लेंस का अपवर्तनांक अपने बाहर के माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा है तभी आपको उत्तल लेंस उत्तल की तरह और अवतल लेंस अवतल की तरह व्यवहार करता हुआ दिखेगा। अगर लेंस का अपवर्तनांक कम हो गया, बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा हो गया, तो उत्तल लेंस अवतल की तरह और अवतल लेंस उत्तल की तरह, यानी उलट जाएगा। अवतल उत्तल की तरह, उत्तल अवतल की तरह व्यवहार करता हुआ नजर आएगा आपको। बात समझ में आई? ये हुआ पहला पॉइंट, अपवर्तनांक। अब और आगे चलते हैं। चलो अब दूसरा प्रभाव देखते हैं कि अगर लेंस को किसी द्रव में डुबा दिया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन आपको मिलेगा कि लेंस को द्रव में डुबा दिया है तो क्या अंतर आएगा, वो सब तो देखते हैं। अब इसमें 3 कंडीशन बनती है। 3 कंडीशन कैसे बनती है? अपवर्तनांक के आधार पर। यदि लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है, द्रव का अपवर्तनांक कम है, पहली कंडीशन। दूसरी बनेगी लेंस का अपवर्तनांक कम है, द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा है। तीसरी कंडीशन बनेगी लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक दोनों बराबर है। ठीक, तो पहली देखते हैं क्या है ये। यदि लेंस का अपवर्तनांक मोर देन द्रव का अपवर्तनांक, इसका मतलब है लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है, द्रव का अपवर्तनांक कम है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात उत्तल लेंस उत्तल की तरह, अवतल लेंस अवतल की तरह। अभी आपने देखा कि अपवर्तनांक अगर बाहर के माध्यम का कम हो और लेंस का ज्यादा हो तो लेंस जैसा है वैसा ही व्यवहार करता है। तो सेम चीज यहां पर भी हो रही है। क्या हो रहा है? उत्तल लेंस उत्तल की तरह व्यवहार कर रहा है, अवतल लेंस अवतल की तरह व्यवहार कर रहा है। पहली चीज, प्रकृति जो होगी लेंस की वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बदलेगी नहीं। दूसरी चीज क्या होगी? फोकस दूरी। फोकस दूरी ऐसे में बढ़ जाती है। अच्छा, फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता घट जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के विरुद्ध क्रमानुपाती ये चलते हैं। बात समझ में आई? तो ये 3 चीजें हैं। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि लेंस का अपवर्तनांक कम है, द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा है। ठीक, चलो दूसरी कंडीशन देखते हैं। लेंस का अपवर्तनांक कम है, द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा है। दूसरी कंडीशन, जैसे मैंने बताया 3 कंडीशन होती हैं। अब सुनो, अब ये वही कंडीशन हुई कि बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा हो गया, लेंस के अंदर का अपवर्तनांक कम हो गया। तो ऐसे में आपको पता है कि लेंस जो है उल्टा हो जाता है। अवतल है तो उत्तल की तरह, उत्तल है तो अवतल की तरह। वही चीज कंडीशन यहां पर हो रही। लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, अर्थात उत्तल लेंस अवतल हो जाएगा, अवतल लेंस उत्तल की तरह व्यवहार करेगा। फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फोकस दूरी घट जाएगी, क्षमता बढ़ जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। फोकस दूरी अगर घट रही है तो क्षमता बढ़ेगी। ये 3 परिवर्तन देखने को मिलते हैं। 2 कंडीशन आपने जान ली। एक, लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है, द्रव का अपवर्तनांक कम है। दूसरा, लेंस का अपवर्तनांक कम है, द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा है। अब तीसरी और लास्ट कंडीशन है जब दोनों का अपवर्तनांक बराबर हो जाए। ठीक, वो चीज देखते हैं हम। चलो तीसरी कंडीशन, यदि लेंस का अपवर्तनांक बराबर हो जाए द्रव के अपवर्तनांक के, जिस द्रव में लेंस को डुबाया गया है उसका अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक दोनों का अपवर्तनांक जो है वो बराबर हो जाए, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में लेंस कार्य नहीं करेगा। ठीक, दूसरी चीज, फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। तीसरी चीज, लेंस दिखाई नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? अगर जिस द्रव में आपने डुबाया है उस द्रव का अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक दोनों का अपवर्तनांक बराबर हो गया तो लेंस कार्य नहीं करेगा, लेंस लेंस की तरह रह ही नहीं जाएगा। लेंस कार्य करे इसके लिए जरूरी है कि
लेंस का अपवर्तनांक और जिस माध्यम में वो रखा है उसका अपवर्तनांक अलग अलग हो, बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। बराबर हो गया तो लेंस कार्य नहीं करेगा, फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, लेंस दिखाई नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई। ये होती है तीसरी कंडीशन। तो लेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें आपने देखी। अब एक चीज देखते हैं, अपवर्तन के उदाहरण। ये सब जो लेंस वगैरह आपने पढ़ा इतना, वो किसमें आप लोग पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे हम लोग अपवर्तन हम लोगों ने पढ़ा था। अपवर्तन का ही एक एप्लीकेशन था लेंस। लेंस से जो हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, अपवर्तन से बनाते हैं। दर्पण से जो प्रतिबिंब बनाते हैं वो कैसे बनता है, परावर्तन से बनता है। इसीलिए परावर्तन में आपने दर्पण पढ़ा था, अपवर्तन में आप लेंस पढ़ रहे हो। बात समझ में आई। अपवर्तन के कुछ और उदाहरण आप अगर देखोगे तो उसमें दो आएगा। एक तो तारों का टिमटिमाना। आपसे पूछ लिया जाए ये जो तारों का टिमटिमाना है, तारे आप ध्यान से देखोगे तो उनका जो प्रकाश है वो सेम नहीं आपको दिखेगा, घटता बढ़ता इस तरीके से दिखेगा, उसको कहते हैं तारों का टिमटिमाना। तो आपसे पूछा जाए प्रकाश की किस घटना पर आधारित है तारों का टिमटिमाना, तो आप बताओगे अपवर्तन पर, यानी अपवर्तन के कारण ही तारों का टिमटिमाना हमें नजर आता है। जल में डूबी हुई पेन पेंसिल का टेढ़ा दिखना। किसी ग्लास में या किसी में जल ले लो और उसमें आप एक पेन या पेंसिल या कोई भी लकड़ी डाल दो, तो ऊपर से आप जब देखोगे तो लकड़ी टेढ़ी दिखेगी, या पेन पेंसिल जो भी आपने डुबाया वो टेढ़ी दिखेगी। ये भी किसका उदाहरण है, अपवर्तन का उदाहरण है। एक आध उदाहरण और देख सकते हो, जैसे आप जल के अंदर कोई सिक्का डाल दो तो सिक्का एक्चुअली में जितनी गहराई में है उतना नहीं दिखेगा, उससे ऊपर दिखेगा, आपको लगेगा वो ज्यादा ऊपर है। बात समझ में आई। तो ये कुछ अपवर्तन के उदाहरण है। ये हुई उदाहरण की बात। अब और आगे चलते हैं। चलिए, ये हुई लेंस तक की बात पूरी। लेंस यहाँ पर समाप्त हो गया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से और क्वेश्चन लगा लीजिएगा। कहाँ कहाँ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 1/v - 1/u बराबर 1/f पर, यहाँ पर भी क्वेश्चन मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन इस पर भी सॉल्व कर लीजिएगा कि लेंस की क्षमता कैसे निकाली जाती है, 1/f करके निकाल सकते हो। सिंपल सा 1/, करके निकालना है, वो भी निकाला जा सकता है। तो ठीक है, लेंस तक की बात पूरी हुई। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कुछ चीज़ें और हैं। तो ठीक।